हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इसरो के प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे जो टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस पेपर का आपके पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 3, यहाँ पर दिए 5, 10 और 15 फैरेड के कैपेसिटर समांतर में यदि जुड़े हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी। इफ 3 कैपेसिटर ऑफ 5, 10 एंड 15 फैरेड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, मतलब जो इक्विवेलेंट आपका धारिता होगा वह कितना होगा। तुल्य धारिता का मान पूछा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर जब समांतर में जुड़े होते हैं तो उनके लिए फार्मूला होता है Ct इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जब सीरीज में जुड़ा होगा तो श्रेणी के लिए क्या होता है, श्रेणी के लिए 1 में C2 C1 प्लस 1 में C2 और प्लस 1 में C3। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 प्लस 10 और ये प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 फैरेड आंसर होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है कि XLPE क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द XLPE, इसमें बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCCB क्या है, MCCB क्या है, व्हाट इज MCCB। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या है, सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या है। स्टैंडर्ड वोल्टेज सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है, ऑब्लिक मतलब इसका क्या होगा, तो 2 वोल्ट। एक सेल प्रति सेल का जो वोल्टेज होता है वो सीसा संचायक बैटरी के लिए 2 वोल्ट होता है। जनरली आपको 2.2 भी मिल जाएगा, ठीक है, 2.2 वोल्ट भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीवी सेल क्या है, एसपीवी सेल क्या है, व्हाट इज एसपीवी सेल, फुल फॉर्म इसका क्या होगा। तो एसपीवी सेल का फुल फॉर्म होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट, किसके द्वारा माप सकते हैं, तो क्लैंप मीटर के द्वारा, क्लैंप मीटर के द्वारा सर्किट को बिना तोड़े विद्युत धारा माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव परिपथ के पावर फैक्टर सुधार करने के लिए कौन से घटक का उपयोग किया जाता है, पावर फैक्टर सुधार के लिए कौन से घटक का उपयोग किया जाता है। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर सुधार के लिए कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है, तो पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाया जाता है, रिएक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय, रिएक्टिव पावर को
kVAR से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? kVAR। रिएक्टिव पावर क्या करता है? यह फ्लक्स जनरेट कराता है, फ्लक्स जनरेट कराता है और रिएक्टिव पावर को जनरेट कराता है और फ्लक्स जनरेट कराता है, और इसका यूनिट जो होता है रिएक्टिव पावर का क्या होता है? kVAR। ठीक है, kVAR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शॉक, विद्युत शॉक को रोकने के लिए, विद्युत शॉक को रोकने के लिए सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत शॉक को रोकने के लिए सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है? What is used in a circuit to prevent electric shock? किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत शॉक को रोकने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है MCB, अर्थ टेस्टर, MCCB और दिया है कि RCCB। ठीक है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, अर्थ टेस्टर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट किसके बराबर होता है? एक यूनिट किसके बराबर होता है? ए 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू, देखिए यूनिट बराबर होता है, यूनिट के लिए 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर एक यूनिट के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर एक यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 56 किलो ओम के लिए रंग कोड क्या है? 56 किलो ओम के लिए रंग कोड क्या है? द कलर कोड ऑफ 56 किलो ओम इज, क्या होगा? देखिए, कलर कोड निकालने के लिए यहाँ पर लिखना स्पेस कम है, लेकिन जैसे पिछले वीडियो में आप इसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल बताया हुआ है कि इसका एक ट्रिक होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये कलर है, ब्राउन ब्लैक रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, ठीक है, वायलेट, ऐसे आप ग्रे लेकर के पूरे कलर का, और उसमें होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 उसके नंबरिंग होते हैं, और इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है A इंटू बी गुणे C प्लस माइनस D। यहाँ पर A B C जो डिजिट अंक है, C जो होता है वो मल्टीपल गुणक होता है और D टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 56 यानी यहाँ पर 5 6 और गुणे किलो को लिख सकते हैं 10 का पावर 3 गुणक है, और ये टॉलरेंस के लिए दिया नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए 4 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे आपका देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए 0 होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 नंबर पे कौन आएगा? ग्रीन। 5 नंबर पे कौन आएगा? ग्रीन आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे कौन आएगा? ब्लू। 6 नंबर पे कौन आएगा? ब्लू। तो इतने से तो हम लोग लगा सकते हैं कि ये ब्लू होगा, फिर ये हरा होगा, और नारंगी के लिए, नारंगी के लिए ऑरेंज मतलब नारंगी, और सी के लिए जो भी मान लिखते हैं वो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। तो नारंगी के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3। तो इसके लिए आपका आंसर यही होगा, ग्रीन ब्लू ऑरेंज। करेक्ट ऑप्शन होगा हरा नीला और नारंगी। हमको पता है कि आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसको डिटेल जानना है तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डायोड के लिए अग्र दिशा का वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? सिलिकॉन डायोड के लिए अग्र दिशा का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज अराउंड, देखिए सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड जो डायरेक्शन होता है वो आपका होता है प्लस 0.2 वोल्ट, ठीक है। और वह जर्मेनियम के लिए आपका होता है, जर्मेनियम के लिए होता है प्लस 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम डायोड के लिए क्या होता है? प्लस 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन डायोड के लिए होता है प्लस 0.7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक आरसी परिपथ में
C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, R इक्वल टू 1 किलो ओम, तो समय स्थिरांक बराबर क्या होगा? देखिए, इन ए सर्किट RC सर्किट, इफ C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड एंड R इक्वल टू 1 किलो ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू, देखिए RC सीरीज सर्किट के लिए RC होता है, और इंडक्टर के लिए, इंडक्टर से अगर संबंधित होगा तो वो होता है L/R, ठीक है। और कैपेसिटर से संबंधित है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? RC। यहाँ पर मान लिखेंगे R का मान कितना है? 1 किलो ओम, मतलब 1 गुणे 10 का पावर क्या हो जाएगा? किलो, मतलब 3 1, और यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर माइक्रो, यानी 10 का पावर -6। टोटल आपको मिल जाएगा 10 का पावर -6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -3, क्योंकि ये 3 घटेगा इसमें से, -3, और -3 को हम क्या लिख सकते हैं? मिली, और समय के लिए सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 1 मिली सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई से प्रवाह में परिवर्तन रोकने वाला परिपथ तत्व है। चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई से प्रवाह में परिवर्तन रोकने वाला परिपथ तत्व है। द सर्किट एलिमेंट विच रजिस्टर्स चेंज इन करंट थ्रू इट बाय द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वह आपका इंडक्टर होगा। क्या होता है? इंडक्टर यानी प्रेरक, ठीक है, प्रेरक होगा। और सिंबल इसका क्या होता है? एल, और यूनिट क्या होता है? हेनरी। यूनिट क्या होता है? हेनरी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? मात्रक ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि एक 100 ओम प्रतिरोधक को अपने टर्मिनलों के बीच 20 वोल्ट का सामना करने के लिए कितने क्षमता का होना चाहिए? फॉर ए 100 ओम रजिस्टर टू withstand 20 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, व्हाट शुड बी इट पावर रेटिंग? आपको पावर बताना है। क्या दिया है? V का मान दिया है, ये किसका मान दिया है? R का मान दिया है। तो यहाँ पर V इक्वल टू दिया है 20 वोल्ट, और R इक्वल टू दिया है 100 ओम। तो यहाँ से P इक्वल टू V²/R, V का मान रखेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और R का मान कितना दिया? 100, ये हो जाएगा 400 बटा में 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? पावर का मात्रक 400 वाट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेटी में सबसे छोटा क्षेत्र किसका होता है? द स्मॉलेस्ट रीजन इन ए बीजेटी, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे छोटा एरिया जो होगा, रीजन होगा, वो किसका होता है? तो बेस का, ठीक है। बेस का एरिया क्या होता है? छोटा होता है। बेस का एरिया क्या होता है? छोटा होता है। किसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैथ का सवाल है। यहां पर दिया है कि 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45 का स्क्वायर का मान क्या है? आप बताइए। इसको तो आप खुद ही लगा सकते हैं। वेट करते हैं 5 सेकंड तक, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका आंसर कितना आएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको वर्क करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका ये कि a² - b² वाले से तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a + b और a - b। यहाँ पर a + b यानी 55 और प्लस 45, और यहाँ पर हो जाएगा 55 और -45। 55 ये हो जाएगा 100, सॉरी 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 में से 45 घटाएंगे 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000। ये यहीं पर ऑप्शन है डी, 1000, ठीक है, यहाँ पर डी 1000 होगा। और वैसे आप तोड़ेंगे तो इकाई पे 5 है, तो 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, फिर इसका वर्ग करेंगे 25, और ये हो जाएगा 20। घटाएंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा। शॉर्टकट फार्मूले से ऐसे तोड़ के लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम होती है जब
इन ए डीसी मशीन द इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन द डीसी मशीन में दक्षता कब मैक्सिमम होती है? जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होता है। स्थिर जो क्षति होगी, स्थिर जो हानि होगी, वह अस्थिर हानि के जब बराबर होगी तो वह मशीन की, उस डीसी मशीन की दक्षता मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलसी श्रृंखला अनुनाद सर्किट में अनुनाद आवृत्ति पर क्या होता है? इन ए एलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी ऐसी स्थिति होती है सीरीज सर्किट में? अनुनाद सर्किट कब होगा, कौन सी स्थिति में होगा? तो यहाँ पर देखिए, जेड इक्वल टू प्रतिबाधा इक्वल टू होता है आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका आर एल सी सर्किट में ही रेजोनेंस होगा। ये भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है, पूछ सकता है कि अनुनाद आवृत्ति जो है, अनुनादित आवृत्ति किसके लिए अप्लाई होगा? तो आरएलसी सीरीज सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब उसमें तीनों पैरामीटर उपस्थित होने चाहिए। तो इसके लिए होता है, देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं रिएक्टेंस और इसको हम लिखते हैं एक्स, और ये एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पर एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और अनुनादित के लिए इन दोनों का मान एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, और अनुनाद आवृत्ति निकालेंगे तो एफ इक्वल टू 1 में 2 पाई रूट एल सी होता है, क्योंकि जब यहाँ पर मान रखेंगे इसका 2 पाई एफ एल और इसका मान रखेंगे 1/2 पाई एफ सी, तो तिरिय गुणा करके एफ का मान निकालेंगे तो 1 में 2 पाई रूट में एल सी आएगा। तो अनुनादित के लिए कंडीशन क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी केबल के इंसुलेशन का रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। अगर इंसुलेशन की रिलेटिव परमिटिविटी को बदल कर 2 कर दिया जाता है तो केबल के कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, कैपेसिटेंस जो होता है वो आपका एप्सिलॉन आर के समानुपाती होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जब इसको दोगुना, चार, ये पहले 4 था, यहाँ पर बदल करके आप 2 कर दिया, मतलब कि आपने क्या कर दिया? आधा। क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी? आधी। ठीक है, आधा हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवाहकत्व इकाई के लिए प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ इन ए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए क्या होता है? तो G इक्वल टू 1/r। तो R का मात्रक होता है ओम। व्युत्क्रम करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? महो। क्या होता है? महो या साइमन, ये सिंबल होगा। इसका मतलब इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई क्या है? तो धारिता की जो इकाई होती है, व्हाट इज ऑफ द कैपेसिटेंस की इकाई क्या होगी आपका? फैरेड। क्या होता है? फैरेड होता है। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, हेनरी इंडक्टर का, और एम्पियर किसका मात्रक हो? करंट का, धारा का मात्रक है। ठीक है, तो फैरेड किसका मात्रक होता है? आपका कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का। ठीक है, नेक्स्ट। वितरण ट्रांसफार्मर का माध्यमिक घुमाव किस विन्यास में है? वितरण ट्रांसफार्मर का माध्यमिक घुमाव किस विन्यास में है? सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। जो वितरण ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो आपका स्टार में कनेक्टेड होता है। किस में होता है? स्टार में कनेक्टेड होता है, क्योंकि स्टार में आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो वहां पर स्टार कनेक्शन में ही आपको न्यूट्रल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टर का गुण क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कैसे होने चाहिए? तो देखिए, कंडक्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए,
शून्य के करीब प्रतिरोध हो, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और पूरी तरह से प्रवाह को रोकता है। तो जब पूरी तरह से प्रवाह को रोकेगा तो हम उसको कंडक्टर कह ही नहीं सकते हैं, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए इंसुलेटर के लिए। मध्यम प्रतिरोध, तीनों चारों ऑप्शन में सबसे आपका परफेक्ट ऑप्शन ए होगा, शून्य के करीब प्रतिरोध, ऑफर नियर जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है? फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज आर इजक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। फार्मूला होता है, एल होता है चालक की लंबाई, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, और आर क्या है आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आर इंटू बी ऑप्शन। ठीक है, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि तीन प्रतिरोधक 4, 6, 12 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर के लिए फार्मूला होता है 1/RT, मान रखेंगे तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, आपका एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये 6/12 कट जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1/RT, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। और सीरीज में जुड़ा होगा तो RT इजक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है? तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है? तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी किसका कर रहा है कि 1 किलो और क्या है आपका कैलोरी, तो किलो का मतलब हो जाएगा 1000, और कैलोरी में जब बदलते हैं जूल को तो होता है 4.184। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे 1000 का तो ये आपका जनरली आपको तो 4.18 बुक में आपको देखने को मिला होगा, या कहीं कहीं पर 4.2 मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से 4.184 गुणा करेंगे तो ये आपका 4184 ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन सर्किट में फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज VPH इन डेल्टा कनेक्शन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। देखिए, फेज वोल्टेज में क्या होता है, सॉरी, डेल्टा कनेक्शन में सर्किट में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के क्या होता है? बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। अगर वह स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन, तो जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वह √3 गुना किसके होता है? फेज वोल्टेज के। ये किसके लिए होता है? ये स्टार के लिए, ये होता है स्टार के लिए। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं, और इसमें आपका लाइन करंट जो होगा वो √3 किसके होगा? फेज करंट के, डेल्टा में। और डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट, सॉरी, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में विद्युत प्रवाह की दिशा किससे परिभाषित की जाती है? जनरेटर में विद्युत प्रवाह की दिशा किससे परिभाषित किया गया है? करंट फ्लो ए डायरेक्शन इन जनरेटर इज डिफाइंड बाय। देखिए, फ्लेमिंग के नियम से किया जाता है। फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल होता है, और एक होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल, इसको FBI के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए, बाएं हाथ का जो नियम लगता है वो लगता है आपका मोटर के लिए। किसके लिए लगता है? मोटर के लिए। इसमें मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम क्या बताता है कि चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। और दाएं हाथ का नियम लगता है क्या? जनरेटर के लिए। दाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है? जनरेटर के लिए। यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है, अंगूठा बल को बताता है, और ये बीच चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा जो अंगुली होगी
वो आपको करंट को दर्शाती है और तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? केबल को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में निम्न में से किसका उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? तो बेडिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेडिंग का उपयोग किया जाता है। जो आपके केबल होते हैं वो अंडरग्राउंड केबल, ये आपके 6 लेयर के होते हैं। जैसे ये आप याद रख सकते हैं, सिम्बॉस, ठीक है, सिम्बॉस। ये आपका कंडक्टर होगा पहले, उसके बाद इंसुलेशन होता है, उसके बाद मेटेलिक शीट, मेटेलिक शीट के बाद उसके ऊपर वेडिंग होता है, फिर उसके बाद आर्मरिंग होता है और उसके बाद होता है सर्विंग। ठीक है, सर्विंग होता है। ये आपके अंडरग्राउंड केबल का क्रम होता है, एक के ऊपर एक लेयर जो लगे होते हैं उनका ये क्रम है। सिम्बॉस से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित सिस्टम का आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित सिस्टम का आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज। द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेज 4 वायर, 1 फेज 4 वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किसके बने होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किसके बने होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ। जो इंसुलेटर होते हैं वो किसके बने होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? तो आपका चीनी मिट्टी या पोर्सलिन के नाम से यह एक कुचालक होता है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। और हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा जो वोल्टेज है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज है, उसमें कौन से इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? कौन से इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो वहां पर सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। और पिन इंसुलेटर का उपयोग जनरली आपका 66 केवी या 11 केवी पर उपयोग किया जाता है। स्ट्रेट लाइन अगर खींचना रहता है तो वहां पर पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह आपके निम्न वोल्टेज मतलब 66 और 11 केवी पे जनरली आपको 33 केवी पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, 33 केवी पे मिल जाएंगे, 66 पर जनरली आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मशीन में 4 पोल इन ए 4 पोल डीसी मशीन, मतलब 4 पोल वाले डीसी मशीन में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? देखिए यहाँ पर जैसे कोई मशीन है, डीसी मशीन, डीसी मशीन है यहाँ पर, और इसमें 4 पोल है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो पोल है, 4 पोल है, इसमें क्या होता है? चारों ध्रुव उत्तर ध्रुव होते हैं, एकांतर पोल उत्तर और दक्षिण है, चारों ध्रुव दक्षिण है ध्रुव है, 2 दक्षिण ध्रुव के बाद 2 उत्तरी ध्रुव होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, देखिए हमेशा विपरीत ध्रुव होते हैं। ठीक है, हमेशा विपरीत ध्रुव होंगे। तो इसका मतलब यदि देखिए अगर ये नॉर्थ होगा, ठीक है, तो ये फिर साउथ होगा, फिर ये नॉर्थ होगा और फिर ये क्या होगा, साउथ होगा। जब आप इंटरपोल उपयोग करते हैं, जब इंटरपोल जब उपयोग किया जाता है, इसके लिए ऑप्शन यही होगा, एकांतर पोल उत्तर व दक्षिण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जब इंटरपोल उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके 2 ध्रुव दक्षिण और 2 ध्रुव उत्तरी टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से दिया जाता है? विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से दिया जाता है? तो विद्युत प्रवाह जो होता है वह आपके कम्यूटेटर के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है? कम्यूटेटर के माध्यम से। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर के माध्यम से दिया जाता है। आर्मेचर में आपका होता है एसी। आर्मेचर में क्या होता है सदैव? एसी, चाहे डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर, वो आपको आउटपुट में कम्यूटेटर के द्वारा मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, वह आपको देता है डीसी। ठीक है,
तो ये कन्वर्ट बोथ डायरेक्शन में, मतलब कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्यूटेटर ब्रश आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, देखिए कम्यूटेटर जो होता है वो आपका बना होता है हार्ड ड्रॉन कापर का, हार्ड ड्रॉन कापर का, और इसमें सेगमेंट कटे होते हैं और सेगमेंट में भरा जाता है माइका। क्या भरा जाता है? माइका कुचालक के तौर पे। ठीक, ब्रश किसके बने होते हैं? तो ब्रश आपके ग्रेफाइट और कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ब्रश व ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रश जो होगा किसका बना होगा? कार्बन या ग्रेफाइट के। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 1 HP इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट। और मीट्रिक में क्या होता है? तो मीट्रिक में 1 HP बराबर 735.5 होता है या 736 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 746 वाट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर प्रवाह 50% कम हो जाए तो मोटर का टार्क कितना होगा? 50% कम हो जाए तो मोटर का टार्क कितना होगा? देखिए मोटर के लिए टार्क होता है IA²। ठीक है, IA²। स्टार्टिंग में टार्क का मान बहुत ज़्यादा होता है तो करंट भी ज़्यादा होता है। मोटर को स्टार्टिंग के समय करंट बहुत ज़्यादा हैवी ड्रॉ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टार्क भी स्टार्टिंग के टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ पर कह रहा है कि 50% क्या करना है? कम करना है, उसको 50% कम करना है। तो यहाँ पर अगर हम मान निकाला जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसको मान ले T1 तो इसको क्या मानना पड़ेगा? I1, और दूसरे के लिए मानेंगे हम T2 तो उसको क्या मानना पड़ेगा? IA2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, IA2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अगर हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जाए तो मतलब कि मोटर में आर्मेचर प्रवाह 50% कम करना है तो उसका स्पीड क्या, मतलब टार्क कितना होगा, मतलब कितना चेंज हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यही इसका फार्मूला होता है T1 T प्रोपोर्शनल IA²। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए T1 अपान में T2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं I1 अपान में I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि टार्क जो है आर्मेचर प्रवाह, मतलब जो IA करंट दर्शाया जाता है, IA से आर्मेचर प्रवाह को 50% क्या करना है? कम करना है। तो 50% जब कम करेंगे तो यानी I2 किसके बराबर हो जाएगा? 50% किसके? पहले वाले आर्मेचर करंट के। तो ये हो जाएगा आपका 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 अपान में T2 इक्वल टू I1 अपान में 0.5 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये I1 से I1 कट जाएगा इसका मान रखेंगे तो, और ये T1 अपान में T2 इक्वल टू 1 अपान में ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसमें? होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा T1 अपान में T2 इक्वल टू 1 बटा में 0.25। तो आप इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपान में T1 बराबर 0.25। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25%। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 25% होगा। यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप बताएं जरूर, कमेंट जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि 3 फेज 415 हर्ट्ज पूर्ण लहर दृष्टिकारी का लहर आवृत्ति क्या है? लहर आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर लहर आवृत्ति क्या होगा इसका? द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है,
फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कमेंट करके बताना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड उपयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड उपयोग किया जाता है? देखिए, लहर आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे एन स्पंदक परिवर्तक के लिए आउटपुट जैसे उर्मिका घटक रिपल फैक्टर होता है, तो उर्मिका आवृत्ति के लिए आपका होता है एन एफ, क्या सॉरी एन एफ, ठीक है, एन एफ आवृत्ति होता है। जब इसमें आप वेव फॉर्म बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपका क्या होता है? वेव फॉर्म ये होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है? ये। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बनाते हैं तो जो उर्मिका आवृत्ति होती है, रिपल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपके होता है 3f के, और 3 गुणे f का मान कितने के लिए दिया है? 60 के लिए, ठीक है, 60 के लिए, सॉरी 60 के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 180 हर्ट्ज। और टोटल जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 हर्ट्ज। या आप इसको अगर ये डायरेक्ट अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जो आपकी उर्मिका आवृत्ति होती है वो किसके बराबर होती है? 3f के बराबर होती है, मतलब 3 इंटू एफ के, 3 फेज के लिए, ठीक है। उसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपका टोटल आएगा 360। ये 360 हर्ट्ज 6 गुणे एफ याद रख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अगर एक के लिए होगा तो क्या हो जाएगा? 3f, हाफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? पूर्णतः चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ए फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.25, 1.25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 6 ध्रुव वाला 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर यदि 950 आरपीएम से घूमता है तो उसका स्लिप क्या होगा? स्लिप यानी एस का मान पूछ रहा है। व्हाट इज द स्लिप इन ए 6 पोल 15 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 950 आरपीएम। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, स्लिप इज इक्वल टू फार्मूला होता है ns माइनस एन आर अपान में ns। तो यहाँ पर ns का मान निकालना है और nr का मान ये दिया है, ये किसका मान है? nr का मान है, ठीक है। तो ns निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी, क्या होता है? फार्मूला। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 120 गुणे f का मान कितना है? 50 हर्ट्ज, और p का मान ध्रुव कितना है? 6, कटा देंगे ये हो जाएगा 20, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000। तो ns का मान रखेंगे यहाँ पर तो 1000 माइनस 950 अपान में 1000, तो ये हो जाएगा 1000 में से 950 घट जाएगा तो हो जाएगा 50 बटे में 1000, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 5%। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी, 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर यदि 900 आरपीएम से घूम रहा है तो उसके कितने ध्रुव होंगे? ध्रुव ज्ञात करना है, मतलब पी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पी के लिए फार्मूला आप देखिए, यहाँ पर फार्मूला लिखे थे, पी के लिए निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 120 एफ बाई एन एस के लिए 120 गुणे एफ का मान कितना है? 60 हर्ट्ज दिया है यहाँ पर, और आरपीएम कितना दिया है? 900, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, और आपका 120 सॉरी 12 गुणे 6 बटा में कितना है? 9, इसको कटा देंगे 3 से, और ये 2, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 पोल्स। पोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े घूर्णन आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग हो सकते हैं? स्टार में जुड़े अल्टरनेटर में, आर्मेचर में, सॉरी 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप हो सकते हैं? हाउ मेनी स्लिप रिंग आर देयर फॉर ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर
हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर कितने स्लिप रिंग हो सकते हैं? तो स्लिप रिंग आपके 3। कितने स्लिप रिंग होंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें ईएमएफ एसी के रूप में है? ईएमएफ जनरेटेड इज इन द फॉर्म एसी। तो केवल एसी जनरेटर ही क्या आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, केवल एसी जनरेटर में ही आपका एसी होगा। बाकी तो आपके जो डीसी जनरेटर है वो चाहे मोटर होगा, डीसी मोटर होगा, ठीक है, तो उसके केवल आर्मेचर में ही आर्मेचर में आपका डीसी होता है, एसी होता है, आर्मेचर में सदैव एसी होता है और एसी जनरेटर के लिए आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 250 वोल्ट 50 वाट बल्ब का प्रतिरोध क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 250 वोल्ट और 50 वाट बल्ब? क्या हो जाएगा? P इजक्वल टू रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो वी स्क्वायर अपन में आर का मान निकालेंगे तो आर इजक्वल टू वी स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा? P। V का मान कितना दिया है? 250, तो 250 का वर्ग करेंगे तो 250 गुणे 250 बराबर 50 वाट, ये कट जाएगा और यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 25, तो 25 5 125 और 0 1250 ए ऑप्शन होगा। रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1250 ओम। ठीक है, 1250 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पावर फैक्टर 0 है, यदि पावर फैक्टर 0 है तो परिपथ के बारे में क्या कहा जा सकता है? इफ द पावर फैक्टर इज 0 व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सर्किट? देखिए, पावर फैक्टर का मान क्या है? 0। पावर फैक्टर फेज एंगल का कोसाइन, ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 किसके लिए होगा? कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी, आंशिक प्रतिरोधी, आंशिक इंडक्टिव, आंशिक प्रतिरोधी, आंशिक कैपेसिटिव और शुद्ध रिएक्टिव। देखिए, होता यह है कि आपके रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए इसमें आपका जो कोण होता है, फेज एंगल होता है, वो 0 होता है और कास 0 अंश का मान होता है 1। तो इसके लिए क्या होता है? यूनिटी। रजिस्टिव के लिए, प्योर रजिस्टिव के लिए यूनिटी होता है। इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, अगर प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है तो उसके लिए आपका फेज एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि करंट इंडक्टर में 90 डिग्री लैग करता है और कैपेसिटर में 90 डिग्री ये क्या करता है? लीड करता है। तो दोनों में 90 डिग्री होता है, प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव में। लेकिन पावर फैक्टर जब निकालेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है? 0।